कुछ खत डाक से नहीं आते, कुछ खत वक्त के उस पार से आते हैं जहां जिंदा और मुर्दा एक ही पंक्ति में खड़े होते हैं। यह कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से शहर से। भीड़ भाड़ वाला नहीं, शोरगुल भी नहीं, बस इतना बड़ा कि लोग एक दूसरे को जानते हो और इतना छोटा कि कोई भी बात ज्यादा देर छुपी न रहे। इस शहर में रहता था आरिफ अंसारी। उम्र करीब 32 साल, पेशा सरकारी दफ्तर में क्लर्क, जिंदगी साधारण। आरिफ उन लोगों में से था जो ज्यादा सवाल नहीं पूछते, जो होता है उसे मान लेते हैं। उसके पिता हाजी इमरान अंसारी पिछले साल गुजर चुके थे। दिल का दौरा, डॉक्टरों ने कहा। अचानक कब्रिस्तान में आज भी उनकी कब्र साफ सुथरी रहती थी। आरिफ हर जुमे वहां फातिहा पढ़ने जाता था। उस दिन भी वो गया था। कब्र के पास खड़ा होकर उसने वही दुआ पढ़ी जो हर बेटा पढ़ता है, लेकिन जाते वक्त उसकी नजर कब्र के सिरहाने रखे एक लिफाफे पर पड़ी। सादा भूरा लिफाफा, बिना टिकट, बिना तारीख हो। आरिफ ने सोचा शायद किसी रिश्तेदार ने रखा होगा, लेकिन जब उसने लिफाफा उठाया तो हाथ अपने आप कांप गया, क्योंकि उस पर लिखा नाम उसे पहचानता था। लिखावट उसे बहुत जानी पहचानी लगी, बहुत। उसने लिफाफा जेब में रख लिया और बिना पीछे देखे घर लौट आया। रात को जब पूरा घर सो गया तो उसने लिफाफा खोला। अंदर एक ही कागज था, पीला, थोड़ा मुड़ा हुआ, और उस पर सिर्फ 4 लाइनें लिखी थीं। जिस बात को मैंने छुपाया था वो मेरे साथ दफन नहीं हुई। अगर सच्चाई जाननी है तो अगली कब्र देखो। आरिफ का गला सूख गया। नीचे दस्तखत थे, इमरान अंसारी उसके पिता के। आरिफ देर तक कागज को देखता रहा। वो दस्तखत कोई और नहीं कर सकता था, क्योंकि वो दस्तखत उसने बचपन से देखे थे। अब सवाल ये नहीं था कि खत किसने लिखा, सवाल ये था कब लिखा, क्योंकि उसके पिता तो 1 साल पहले दफन हो चुके थे। उस रात आरिफ सो नहीं पाया और पहली बार उसने महसूस किया कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों की जगह नहीं होता। कभी कभी वो राजों की तिजोरी होता है, और कुछ राज मरने के बाद और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। अगली सुबह आरिफ सीधा दफ्तर नहीं गया। उसके दिमाग में एक ही लाइन घूम रही थी, अगली कब्र देखो। लेकिन सवाल था, कौन सी अगली कब्र? कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्रें थी। शाम होते ही वो दोबारा कब्रिस्तान पहुंचा। इस बार वो दुआ पढ़ने नहीं आया था, इस बार वो ढूंढने आया था। उसने अपने पिता की कब्र से एक एक कदम आगे बढ़ना शुरू किया। पहली कब्र एक बूढ़ी औरत, दूसरी एक बच्चा, तीसरी एक नाम जिसे पढ़ते ही आरिफ की सांस रुक गई। नसीम अंसारी, उसकी चाची, वो औरत जो उसके बचपन में अचानक गायब हो गई थी। घर में कभी उसका जिक्र नहीं होता था। जब भी आरिफ पूछता, पिता सिर्फ इतना कहते, बड़ी बातों में बच्चे नहीं पढ़ते। आरिफ को याद आया, नसीम चाची की कभी मौत की बात नहीं हुई थी, ना जनाजा, ना फातिहा। बस एक दिन वो थी और अगले दिन नहीं। कब्र नई नहीं थी, लेकिन पुरानी भी नहीं। आरिफ ने झुक कर देखा। कब्र के सिरहाने एक पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाया, फिर वही भूरा लिफाफा। इस बार नाम नहीं लिखा था, बस एक तारीख, अगस्त 17, 1998। आरिफ कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर 2 चीजें थीं। पहली एक छोटा सा कागज, दूसरी एक पुरानी चाबी। कागज पर लिखा था, अगर ये खत तुम्हें मिला है तो इसका मतलब मैं अब भी यहाँ हूँ। सच्चाई इस घर में दफन है, कब्रिस्तान में नहीं। आरिफ को अपने ही घर से डर लगने लगा। वो उसी रात घर लौटा। घर वही था, दीवारें वही, कमरे वही, लेकिन आज वो घर उसे पहचान नहीं रहा था। चाबी पुरानी थी, लोहे की, उस पर जंग लगी हुई। आरिफ ने घर के हर ताले में चाबी आजमाई, कहीं नहीं लगी। आखिर में उसने वो दरवाजा देखा जो हमेशा बंद रहता था, स्टोर रूम, जिसे उसके पिता हमेशा बंद रखते थे। आरिफ ने चाबी घुमाई, क्लिक, दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी सीलन भरी बदबू। उसने लाइट जलाई। कमरा छोटा था, खाली नहीं। दीवार के साथ एक पुरानी अलमारी थी और अलमारी के अंदर एक ट्रंक को। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रंक खोला
अंदर पुरानी फाइलें थी, कुछ कपड़े और नीचे एक डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, नसीम अंसारी। आरिफ डर बैठ गया। उसने कांपते हाथों से पन्ना पलटा। पहली लाइन थी, अगर ये डायरी किसी ने पढ़ी तो समझ लेना मुझे मरने नहीं दिया गया। और तभी घर की बिजली चली गई। अंधेरे में आरिफ को लगा जैसे कोई स्टोर रूम के बाहर खड़ा है, सांस लेता हुआ। अंधेरे में आरिफ की सांसें तेज हो गईं। स्टोर रूम के बाहर कोई था, या फिर उसे ऐसा लग रहा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी कांपती हुई डायरी के पन्नों पर पड़ी। पहला पन्ना उसी लाइन पर खत्म होता था, मुझे मरने नहीं दिया गया। आरिफ ने अगला पन्ना पलटा। नसीम चाची की लिखावट थी, सीधी, साफ, डरी हुई नहीं। आज अगस्त 17, 1998 है। अगर ये डायरी कभी मिली तो इसका मतलब मैं या तो मर चुकी हूं या फिर मुझे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। आरिफ का सिर घूमने लगा। 1998, यही वो साल था जब नसीम चाची गायब हुई थी। डायरी आगे बताती है, इमरान जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन सब चुप है, क्योंकि जो सच बोलेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। इमरान, उसके पिता। आरिफ का गला सूख गया। डायरी में एक एक करके सब खुलता गया। नसीम चाची ने लिखा था कि उसके पति की मौत सामान्य नहीं थी, वो एक हादसा बताया गया, लेकिन असल में वो एक झगड़े के बाद हुआ था, और उस झगड़े में इमरान भी था। जब नसीम ने सवाल उठाने शुरू किए तो घर का माहौल बदल गया। मुझसे कहा गया कि मैं भूल जाऊं, लेकिन मैं नहीं भूली, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आरिफ के हाथ कांप रहे थे। डायरी का आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना था। आज मुझे इस कमरे में बंद किया गया। कहा गया है कि यह कुछ दिनों की बात है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद है और चाबी इमरान के पास है। आरिफ ने डायरी बंद कर दी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। स्टोर रूम, वही कमरा। उसने चारों तरफ देखा। दीवारें बिल्कुल वही, एक कोना जहां नमी ज्यादा थी। आरिफ ने दीवार पर हाथ रखा। प्लास्टर थोड़ा ढीला था। उसने जोर लगाया। खर्र, प्लास्टर टूट गया। अंदर कुछ था, एक पुराना कपड़ा, और उसके अंदर हड्डियों जैसा कुछ। आरिफ पीछे हट गया। उसी पल घर की लाइट वापस आ गई, और साथ ही उसे सुनाई दी एक बहुत हल्की आवाज। अब तुम जानते हो। आवाज कहीं बाहर से नहीं आई थी, वो उसी कमरे से आई थी। आरिफ भागकर स्टोर रूम से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात उसने पुलिस को फोन नहीं किया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक दबी हुई सच्चाई थी जो सालों से घर की दीवारों में सांस ले रही थी। और कब्र से आए खत मौत की कहानी नहीं थे, वो याद दिलाने आए थे कि जो सच जमीन में दबा दिया जाए वो खत बनकर वापस आता है। उस रात आरिफ घर छोड़कर चला गया। वो उसी दोस्त के घर रुका जहां बचपन में छुपने जाया करता था, लेकिन नींद वहां भी नहीं आई। हर बार आंख बंद करते ही वही आवाज, अब तुम जानते हो। सुबह होते ही आरिफ फिर कब्रिस्तान गया। इस बार डर के साथ नहीं, गुस्से के साथ। वो सीधे नसीम चाची की कब्र पर पहुंचा। कब्र बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कल थी, न नई मिट्टी, न कोई निशान। लेकिन आज वहां फिर कुछ रखा था, एक तीसरा लिफाफा। इस बार आरिफ ने उसे उठाने से पहले चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लिफाफे के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कब्र खाली नहीं है, लेकिन उसमें मैं नहीं हूं। आरिफ का सिर घूम गया। उसने तुरंत कब्रिस्तान के चौकीदार को बुलाया। बूढ़ा आदमी था, सालों से वहीं काम करता था। आरिफ ने पूछा, यह कब्र किसने बनवाई? चौकीदार ने नाम पढ़ा और रुक गया। इमरान अंसारी ने, उसने कहा। खुद आए थे रात में? रात में? आरिफ ने पूछा। हाँ, चौकीदार बोला। कह रहे थे जल्दी है, जनाजा बाहर से आ रहा है। आरिफ ने पूछा, किसका जनाजा? चौकीदार ने सिर हिलाया। कभी देखा नहीं, कफन बंद था। आरिफ की सांस अटक गई। मतलब किसी और को नसीम चाची की जगह दफनाया गया था, लेकिन कौन? वो घर लौटा। इस बार सीधे स्टोर रूम में गया। दरवाजा खोला। कमरा वैसा ही था, लेकिन ट्रंक खुला हुआ था।
और डायरी अब पहले से ज्यादा मोटी लग रही थी, जैसे उसमें नए पन्ने जुड़ गए हों। आरिफ ने आखिरी पन्ना खोला। उस पर आज की तारीख लिखी थी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो मैं अब बहुत पास हूं, इतने पास कि तुम्हें डर लग रहा है। आरिफ पीछे हटा। यह नामुमकिन है, वो बुदबुदाया। तभी पीछे से एक बहुत हल्की आवाज आई। नामुमकिन सिर्फ उनके लिए होता है जो डरते हैं। आरिफ पलटा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में एक और परछाई थी, औरत की। चेहरा साफ नहीं था, बस आंखें, नसीम चाची की आंखें। आईने पर धीरे धीरे लिखावट उभरने लगी, उंगलियों से नहीं, जैसे अंदर से। मुझे कब्र नहीं मिली। आरिफ चीख नहीं पाया, उसकी आवाज अंदर ही फंस गई। आईना अचानक टूट गया, कांच के टुकड़े फर्श पर गिरे और आवाज गायब हो गई। उस रात आरिफ ने फैसला किया, वो सच्चाई सबके सामने लाएगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, खत मरे हुए नहीं लिखते, खत वो लिखते हैं जिन्हें कभी मरने नहीं दिया गया। अगली सुबह आरिफ पुलिस स्टेशन पहुंचा। डायरी, खत, स्टोर रूम की तस्वीर, सब कुछ। लेकिन पुलिस कहानी से ज्यादा आरिफ को देख रही थी। एक अफसर ने धीरे से कहा, आपके पिता की मौत कागजों में साफ है, नसीम अंसार। री की भी। आरिफ ने पूछा, तो कब्र में कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। उसी शाम पुलिस ने घर की तलाशी ली। स्टोर रूम, टूटी दीवार, हड्डियां, सब कुछ मिला, लेकिन रिपोर्ट में लिखा गया, हड्डियां बहुत पुरानी है, पहचान संभव नहीं। केस खुल गया, लेकिन सच फिर भी बंद था। उसी रात आरिफ को आखिरी खत मिला। इस बार कब्रिस्तान से नहीं, उसके तकिए के नीचे। कागज वही, लिखावट वही, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब पीछे नहीं जा सकते। आरिफ ने कागज फाड़ दिया। पहली बार उसे गुस्सा आया। अगर तुम जिंदा हो तो सामने आओ, उसने खाली कमरे में कहा। कमरा शांत रहा, बहुत शांत। फिर अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला। वही पुराना ट्रंक धीरे चरमराता हुआ, और उसके अंदर एक और डायरी, नई। पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन, सच हमेशा एक नहीं होता। डायरी में लिखा था कि नसीम को उस कमरे में मारने का इरादा नहीं था, उसे चुप कराने का था। लेकिन जब वो जिंदा बच गई तो घर के लिए वो और खतरनाक हो गई। इसलिए कब्र बनाई गई, नाम उसका, लाश किसी और की, और नसीम को कहीं और भेज दिया गया, जिंदा लेकिन टूटी हुई। डायरी का आखिरी पन्ना सबसे डरावना था। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं अब भी जिंदा हूं, लेकिन जिस तरह से वो मौत से बदतर है। आरिफ का सिर घूम गया। तभी उसे एहसास हुआ, खत कब्र से नहीं आ रहे थे, वो घर से आ रहे थे। उसी घर से जहां सच को सालों पहले जिंदा दफन कर दिया गया था। आरिफ ने घर बेच दिया, शहर छोड़ दिया। सबको लगा कहानी खत्म। लेकिन 6 महीने बाद एक नया किराएदार उस घर में आया। पहली रात उसने शिकायत की, कमरे में कागज रखे मिलते हैं। जब पुलिस आई तो उन्हें सिर्फ एक कागज मिला। उस पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी नहीं है, लेकिन किसी की होगी। और नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक सवाल, सच को कितनी बार दफनाया जा सकता है? क्योंकि कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ खत बन जाते हैं, और खत कभी खामोश नहीं होते,